चलो हम लोग जो टॉपिक आज करना है दैट इज़ आर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन द लास्ट डे, बट एक बार वापस इस टॉपिक के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, वापस से रिवीजन कर लेंगे सो दैट रिकैप हो जाए एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे टॉपिक के साथ। अच्छा, व्हाट इज़ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स? सोर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे सोर्स का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ इनकम। ठीक है, any kind of income. That income can be from by way of salary, that income can be by way of rent, that income can be by way of capital gains, business income, or other source income. So when an income is happening, in that case the person who is paying that income have a responsibility कि वो इनकम से टैक्स जितना भी बनता है वो डिडक्ट करेगा और करके वो गवर्नमेंट के हाथ में जमा दे देगा। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग। तो ये इनकम से ही सारे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लास्ट डे दैट वाज अ सैलरी। ठीक है, सैलरी सैलरी जो है इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट। नाउ 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर टी डी एस। ठीक है, फॉर टी डी एस की टी डी एस जब भी सैलरी से कटता है दैट इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192। होता क्या है कि जो भी सैलरी पेमेंट करते टाइम जो भी एम्प्लॉयर होता है, जो भी एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर जो है जब सैलरी पेमेंट करता है, सैलरी पेमेंट करता है, सैलरी पेमेंट करते टाइम whatever tax is computed, whatever tax is computed, टैक्स जो है कंप्यूट होता है एज पर स्लैब रेट। स्लैब रेट के हिसाब से जो भी टैक्स का टोटल अमाउंट आता है। अब स्लैब रेट क्या है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेकिन मैं वापस एक बार बताऊंगा स्लैब रेट का मतलब क्या होता है। स्लैब रेट है आपका अप टू 2,50,000 ऑफ इनकम नथिंग इज चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट 2.5 लाख, ठीक है, नेक्स्ट 2,50,000 में द रेट इज 5%। ठीक है, सो यहाँ पे अमाउंट आएगा एंड देन नेक्स्ट 5 लाख जो है, नेक्स्ट 5 लाख जो है उस पर इनकम अगर होता है किसी का तो उस पर 20% का रेट चार्ज होगा एंड बैलेंस जो भी बचता है, इसके ऊपर जो भी बैलेंस बचता है, ठीक है, दैट इज अबव ₹10 लाख, तो एट द रेट ऑफ 30% टैक्स चार्ज होता है। ठीक है, ये टैक्स जो भी आया उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, इससे हम लोग ऐड करते हैं हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे टोटल टैक्स का लाइबिलिटी आ जाता है। तो सेक्शन 192 जो है, सेक्शन 192 के हिसाब से जब भी सैलरी से टैक्स डिडक्शन होता है तो टैक्स का जो कंप्यूटेशन है वो इस तरह से किया जाता है, इस तरह से किया जाता है। सो और एक यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, अगर मैं तुम लोग को बताऊँ, यहाँ पे जब भी हम लोग टैक्स लाइबिलिटी में पहुँचते हैं, सपोज़ किसी का टैक्स लाइबिलिटी जो है, इफ़ टैक्स लाइबिलिटी इज़, अच्छा टैक्स लाइबिलिटी नहीं, एक सिचुएशन मैं बताता हूँ। सपोज़ किसी का जो टोटल इनकम है, इफ़ ग्रॉस टोटल इनकम इज़ लेस देन 5 लाख,
अगर किसी का ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। जीटीआई का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है, वी हैव सैलरी, वी हैव हाउस प्रॉपर्टी, वी हैव बिजनेस प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वी हैव कैपिटल गेन्स एंड देन अदर सोर्सेज। तो दीज 5 हेड्स, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों हेड्स ऑफ इनकम को जब हम लोग टोटल करते हैं, हम लोग को जो भी इनकम आता है वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। नाउ इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट एवरी इंडिविजुअल और पर्सन जिसके बारे में हम लोग टैक्स पढ़ रहे हैं उसका पांचों के पांचों हेड में इनकम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एनी पर्सन कैन हैव ओनली वन इनकम फ्रॉम वन हेड। किसी का सैलरी से ही इनकम हो सकता है, किसी का हो सकता है सैलरी भी नहीं है, रेंटल इनकम है, किसी का हो सकता है खाली अदर सोर्स से इनकम आता है, हो सकता है किसी का खाली बिजनेस है, या फिर किसी का ये सारा है, या फिर इसमें से कोई 2 या 3 हेड्स ऑफ इनकम से वो पैसे कमाता है। सो वॉट एवर इज द टोटल अमाउंट कंसॉलिडेटिंग सबको मिला के, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। So if there is a rule, if there is an individual whose income is less than 5 lakh rupees, then rebate rebate under section 87A is available. Now what is this rebate under section 87A? It tells us अगर आपका 5 लाख या उससे इनकम कम है तो फिर 12,500 रुपीज़, ठीक है, 12,500 रुपया, और टैक्स लाइबिलिटी, लोअर इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है, लोअर इज नॉट टैक्सेबल। अगर किसी का भी इनकम जो है 5 लाख से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये टोटल टैक्स रेट टैक्स को कंप्यूट करेंगे। जितना भी उसका टैक्स आता है वो टैक्स से हम लोग 12,500 माइनस करेंगे, या फिर जो भी टैक्स लाइबिलिटी आया उसे हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। ये है सेक्शन 87A। मैं ये वापस डिटेल में बाद में बताऊंगा। डिटेल जब सम्स करेंगे तो ये और अच्छा से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। मैं वापस अपने टॉपिक में आता हूँ। मैं डिस्कस कर रहा था तुम लोग के साथ सेक्शन 192। सो 192 में हम लोगों ने देखा है कि एम्प्लॉयर जो है वो आपका टीडीएस काटता है, ठीक है। एम्प्लॉयर टीडीएस काटता है, किससे काटता है, एम्प्लॉय के इनकम से, ठीक है। एम्प्लॉय के इनकम से टीडीएस काटा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो टीडीएस कटता है वो स्लैब रेट के हिसाब से जो भी टैक्स आता है उस अमाउंट को काटा जाता है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को अप्लाई करे कि सर आप टीडीएस मेरा मत काटिए, मेरा सैलरी या फिर जो टोटल इनकम है मेरा वो बहुत लो है। सो इन दैट केस द एम्प्लॉय कैन मेक एन एप्लीकेशन in form number 13 to the assessing officer to get a certificate of lower tax deduction or no tax deduction, ठीक है। let me tell you again, form number 13 can be filled by employee, ठीक है, जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, ठीक है, फॉर अप्लाइंग फॉर लोअर टीडीएस रेट और नो टीडीएस एट ऑल, ठीक है। सो फॉर्म नंबर 13 जो है ये है क्या, ये असेसिंग ऑफिसर को
Assessing officer मतलब the person or the income tax officer who is calculating or have the responsibility to receive a tax from assessees. ठीक है, उसके पास अप्लाई करना है कि जो भी टैक्स हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो टैक्स सही है. ठीक है, सो अगर फॉर्म नंबर 13 फिलअप किया जाए, इसका मतलब है एसएससी इज वांटिंग टू अप्लाई फॉर लोअर टीडीएस फॉर नो टीडीएस. ठीक है, उसको टीडीएस नहीं देना है. सो अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो भी इनकम एसएससी कमा रहा है वो सच में लो है और उसको टीडीएस का लो रेट या फिर नो टीडीएस का रेट उसको मिलना चाहिए, तो फिर उसे वो दे दिया जाता है. ठीक है, दे दिया जाता है मतलब उसको टैक्स देने का ज़रूरत नहीं पड़ता. चलो, हम लोगों ने तो ये डिस्कस किया था, तो बेसिक यही है. इसके बाद हम लोग ने किया था सेक्शन 192A. नाउ सेक्शन 192A क्या है? सेक्शन 192A जो है ये विड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है. ठीक है, सो विड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम है. ठीक है, सो अगर आप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपके पास है एंड इफ़ यू हैव विड्रॉन द अमाउंट. अच्छा, वो लोग आए क्या? अच्छा, अगर विड्रॉ करता है कोई अपने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम से जो भी पैसा, ठीक है, सो इन दैट केस सेक्शन 192A इज़ अप्लाइड. सेक्शन 192A में उसको टैक्स डिडक्शन किया जाता है. ठीक है, सो रेट क्या होगा? इसमें रेट जो है वो आपका 10% का होता है. सो अगर मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर किसी ने अपने एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम से पैसे निकाले तो फिर 10% का टीडीएस रेट कटता है. ठीक है, 10% का टीडीएस रेट कटता है. अच्छा, क्या पॉसिबल है किसी को लोअर टीडीएस का, जैसे सेक्शन 192 में अप्लाई किया था? सो यहाँ पे लोअर रेट ऑफ टीडीएस और नो टीडीएस जो है वो नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता. ठीक है, अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग एनी इनकम बाय वे ऑफ सेक्शन 192A, देन उसको पूरा 10% पेमेंट करना पड़ेगा ऑन द अमाउंट दैट दे हैव विड्रॉन. ठीक है, अच्छा, सो इफ़ एनीबडी वांट्स टू फिल अप फॉर्म नंबर 13 and apply to the assessing officer that my income is lower, I would like to apply for lower rate of TDS or no rate of TDS, no TDS, then it is not allowed. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एक्चुअली देयर आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड मेनी सेक्शंस, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये समरी में जा रहा हूँ ये सब में. इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, मैं वापस डिटेल में उस टॉपिक में आऊँगा. अच्छा, नाउ सेक्शन 193. ठीक है, सेक्शन 193 क्या है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. ठीक है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. अच्छा, सो ये डिटेल में अब यहाँ से देखते हैं. सेक्शन 193 में बताया गया है इट इज़ एप्लीकेबल टू सिचुएशंस व्हेन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ आर पेड बाय द ब्रोकर, बाय द कंपनी. जब भी जो भी ऐसा सिचुएशन होता है उस टाइम पे सेक्शन 193 इज़ एप्लीकेबल. नाउ सो यहाँ पे पेयर कौन है, मतलब कौन पेमेंट कर रहा है? ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कौन पेमेंट कर रहा है? ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट तो हम लोग को कंपनी पेमेंट कर रही है, लेकिन पेयर ऑफ टीडीएस कौन है? सो पेयर ऑफ टीडीएस कौन है? यहाँ पे बोला जा रहा है जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है
वही TDS भी पेमेंट करेगा. सो पेयर ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है वही पेमेंट करेगा. ठीक है. और किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे? रेसिपिएंट कौन होगा? रेसिपिएंट का मतलब है पर्सन जो इनकम कर रहा है अंडर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. ठीक है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है रेसिडेंट, हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है रेसिडेंट होना चाहिए. ठीक है. रेसिडेंट पर्सन, दैट्स इट. कोई भी रेसिडेंट जो ये सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखा है अपने नाम पे, अपने हाथों में, अपने पास, वो ये TDS भरेगा. तो उसके नाम पे होना चाहिए. टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ TDS, किस टाइम पे ये TDS को पेमेंट किया जा रहा है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और at the time of credit. ठीक है. which ever is earlier, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा. मतलब कभी कभी पेमेंट, कभी कभी क्रेडिट. पेमेंट का मतलब हो गया जिस टाइम पे जो कंपनी है इंटरेस्ट उन्होंने पेमेंट किया. ठीक है. बहुत टाइम पे क्या होता है कि पेमेंट हाथ में हम लोग को नहीं आता है, इट गेट्स क्रेडिटेड इनटू द सिक्योरिटीज़ अकाउंट. वी हैव अ डिफरेंट सिक्योरिटी अकाउंट अंडर विच इट मे गेट क्रेडिटेड. तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे अभी तक आए नहीं हैं. वी डिड नॉट रिसीव द पेमेंट ऑफ द बैंक इंटरेस्ट, or sorry, the interest from the securities, but the amount have got credited in our securities account. So in that case, the moment it got credited in our securities account, the TDS is required to be deducted. ठीक है. the moment it got credited, तो कभी कभी क्रेडिट नहीं होता है, द अमाउंट इज डायरेक्टली पेड इनटू द सिक्योरिटी होल्डर्स अकाउंट. तो अगर सिक्योरिटी होल्डर्स के अकाउंट में वो पैसे चले जाते हैं, इन दैट केस TDS उसी टाइम पे कटेगा. ठीक है. सो रेट ऑफ TDS, रेट क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ TDS यहाँ पे बोला जा रहा है 10% का रेट है. ठीक है. याद रखना है इसमें सरचार्ज नहीं लगेगा. ठीक है. और ना ही यहाँ पे कोई भी सेस लगेगा, एजुकेशन सेस भी नहीं लगेगा. तो जो रेट है 10% का, खाली वो ही पेमेंट करना है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे इंटरेस्ट तो मिलता है लेकिन इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करने का दरकार नहीं है. ठीक है. सो TDS जो है वो काटने का दरकार नहीं है. तो ऑब्वियसली ऐसा सिचुएशन गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हो सकता है. ऐसा सिचुएशन गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हो सकता है. सो डिबेंचर इशूड बाय एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर और एनी इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सेक्टर कंपनी, इन दैट केस अगर वो नोटिफाइड रहता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, तो फिर TDS नहीं काटना है. एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी सिक्योरिटी है जिसमें इंटरेस्ट मिला है तो फिर भी TDS नहीं कटेगा, ज़रूरत नहीं है, इट इज़ एग्जेम्प्टेड. सिक्योरिटीज़ बेनिफिशियली ओन्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो फिर भी TDS नहीं कटेगा. कभी कभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो अगर 5,000 से कम होता है अमाउंट, तो भी TDS काटने का ज़रूरत नहीं. ठीक है. सो मैं एक बार ये समरी करके यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या मैंने बताया. अभी मैंने बताया कि TDS अंडर सेक्शन 193 इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड, अंडर फॉलोइंग. ठीक है. किस किस सिचुएशन में नहीं ज़रूरत है. तो यहाँ पे
हम लोगों ने मैंने बताया कि पहला डिबेंचर issued डिबेंचर issued by any cooperative, ठीक है, डिबेंचर इशूड बाय एनी कोऑपरेटिव ठीक है स्लैश इंस्टीट्यूशन स्लैश कंपनी जो कि नोटिफाइड है, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी डिबेंचर को नोटिफाई कर देता है कि इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट जो भी अगर वो पेमेंट करते हैं उस पर टैक्स नहीं पेमेंट करना है, तो टीडीएस भी नहीं कटेगा। टीडीएस तो एक्चुअली आपका टैक्स ही है, टैक्स को ही आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, द पर्सन हु इज़ अर्निंग वो नहीं पेमेंट कर रहा है, जो हमें पेमेंट कर रहा है पैसा वो हमारे इनकम से टैक्स को काट ले रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपका फिक्स डिपॉजिट बैंक में किया हुआ है, बैंक में आप पैसे जब भी कमाते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से, तो बैंक इज़ गिविंग यू लेसर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि नेट ऑफ टैक्स है। बैंक क्या कर रहा है, वो अमाउंट जो हमको देना चाहिए था उससे टैक्स काट के फिर हमें पेमेंट कर रहा है, तो उसे कहते हैं, वो एक एग्जांपल है टीडीएस का। सैलरी अगर मुझे मिलता है सपोज 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख रुपीज़ से टीडीएस काट के मेरे को 2,75,000 रुपीज़ मिल रहा है, तो वो उसे कहते हैं हम लोग टीडीएस। ठीक है, अगर रेंट मुझे मिलना है, मेरा जो हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी का मुझे रेंट मिलना चाहिए, ठीक है, मैंने वो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो एक बैंक को भाड़ा दे के रखा है, सो वो बैंक मेरे को जब इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, रेंट पेमेंट कर रहा है, तो वो रेंट काट के पेमेंट कर रहा है, जितना भी उसमें टैक्स होना चाहिए वो टैक्स काट ले रहा है, काट के मुझे पेमेंट कर रहा है। तो ऐसे सारे सिचुएशंस में जो भी मेरा इनकम हो रहा है वो इनकम नेट ऑफ टैक्स है। तो अगर मैं अपना टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट भी करता हूँ, करने के बाद जो भी लाइबिलिटी में मैं पहुँचता हूँ उसमें से मैं जो भी टीडीएस मेरा हो रखा है पहले से, वो टैक्स लाइबिलिटी से वो सारे टीडीएस को मुझे काटने पड़ेंगे। मतलब आई डोंट हैव टू अगेन पे ऑफ दोज टैक्सेस, बिकॉज वो तो मेरे ही इनकम है और वो मेरे ही इनकम में ऑलरेडी टैक्स पेमेंट किया हुआ है। अच्छा, सो दूसरा सिचुएशन में आता है यहाँ पे जो जिसमें पेमेंट नहीं होगा। सो यहाँ पे बोला गया है एनी सिक्योरिटी ऑफ सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उनके सिक्योरिटीज़ में भी पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, ऑब्वियसली वो नोटिफाई किया रहेगा। हाँ, अच्छा, थर्ड है सिक्योरिटीज ओन्ड बाय LICI, GICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइफ जनरल इंश्योरेंस जो है वो यूजुअली लाइफ को छोड़ के बाकी सारे इंश्योरेंस को कवर करता है, और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो खाली लाइफ को कवर करता है। तो अगर सिक्योरिटीज़ इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया है और उसमें अगर मुझे इंटरेस्ट मिलता है तो फिर वो इंटरेस्ट में टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, सो अब चौथे में आते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अप टू ₹5,000। ठीक है, 5,000 तक अगर तुम्हारा डिबेंचर का इंटरेस्ट है तो भी तुमको तुम्हारा टीडीएस काटने का दरकार नहीं है। अच्छा, चलो, तो ये सेक्शन 193 था। तो सेक्शन 193 में अगर हम लोग वापस से एक बार थोड़ा सा समझें तो क्या है कि हमें अगर इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट अगर कोई सिक्योरिटीज़ के थ्रू मिलता है, ठीक है, तो फिर हमें टीडीएस हमारे इनकम से कटता है। रेट ऑफ टीडीएस जो है वो है 10%।
ठीक है, किस मोमेंट किस टाइम पे कटता है? ये टाइम होता है जिस टाइम पे टीडीएस मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो या फिर मेरे को पैसा मिल जाए। कुछ कुछ सिचुएशन में टीडीएस जो है वो नहीं पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जो है डिबेंचर अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, अगर डिबेंचर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सिक्योरिटी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का है, अगर कोई भी सिक्योरिटी एलआईसीआई या फिर जीआईसीआई का है, अगर कोई भी डिबेंचर इंटरेस्ट 5,000 रुपीज़ से कम है। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में टीडीएस नहीं करता है, टीडीएस पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 194 टीडीएस फ्रॉम डिविडेंड्स। ठीक है, डिविडेंड से टीडीएस कटना। डिविडेंड जो है ये किस किस सिचुएशन में हमें टीडीएस हमें काटना है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी वापस जो है डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए। याद रखना, हमें जो भी टीडीएस मिल रहा है वो डोमेस्टिक कंपनी से मिल रही है। ठीक है, और किसको मिल रहा है? टू रेसिडेंट शेयर होल्डर। ठीक है, एनआरआई के बारे में नहीं हम लोग देखेंगे, फॉरेन शेयर होल्डर के बारे में नहीं हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, सो रेसिडेंट शेयर होल्डर होगा तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी पेमेंट कर रहा है रेसिडेंट शेयर होल्डर को। ठीक है, अच्छा, किस टाइम पे कटेगा? टाइम ऑफ टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट मिलेगा तब, यहाँ पे क्रेडिट का सिचुएशन नहीं। ठीक है, रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा? रेट ऑफ टीडीएस यहाँ पे 10% होगा। डिविडेंड्स, कुछ डिविडेंड्स हैं जिसमें टीडीएस का जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिविडेंड्स कवर्ड बाय सेक्शन 115O is not chargeable to TDS। ठीक है, TDS के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सेक्शन 115O है क्या? डीम्ड डिविडेंड जो है अंडर सेक्शन 2 विदिन ब्रैकेट 22 इज कवर्ड बाय डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O। Consequently, TDS provision of section 194 do not have any practical utility। तो मैं वापस से एक बार बताता हूँ, यहाँ पे जो भी डिविडेंड होता है, जो डीम्ड डिविडेंड है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टॉपिक है एक्चुअली। डीम्ड डिविडेंड वहीं पे डिटेल में बताया हुआ है कि सेक्शन 115O तुम लोग के सिलेबस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देगा कि जो डिविडेंड के बारे में बताया जा रहा है ये डिविडेंड सेक्शन 115O में कवर्ड है। ठीक है, सेक्शन 115O में वो कवर्ड है। तो फिर वैसे सिचुएशन में टीडीएस का जो एप्लीकेशन है 194 का वो अप्लाई ही नहीं होगा। चलो अब सेक्शन 194A, सेक्शन 194A टीडीएस फ्रॉम इंटरेस्ट। वापस टीडीएस फ्रॉम इंटरेस्ट है ये, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है। मतलब सिक्योरिटीज़ वाले जो इंटरेस्ट है वो तो सेक्शन 193 में हम लोगों ने देखा,
उसको छोड़ के बाकी जहां से भी इंटरेस्ट मिले वो 194A में कवर्ड है। सो यहां पे पेयर कौन है, कौन टीडीएस पे करेगा? देखो टीडीएस ऑब्वियसली जिसका इनकम हो रहा है वो पेमेंट करेगा। यहाँ पे पेयर का मतलब है कौन टीडीएस है जो हमारे इनकम से डिडक्ट करेगा और डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एनी पर्सन पेइंग इंटरेस्ट, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अच्छा, एनी पर्सन पेइंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो पर्सन है जिसके भी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो ऑडिट होना चाहिए, ऑडिटेड होना चाहिए अंडर सेक्शन 44A(b). ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का टॉपिक है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो भी इनकम होता है उसे ऑडिट करवाना पड़ता है सेक्शन 44A(b) के हिसाब से। तो बुक्स ऑफ अकाउंट अगर सेक्शन 44A(b) के हिसाब से ऑडिटेड है और वही पर्सन है जो कि टीडीएस पेमेंट कर रहा है बिकॉज वो हमें इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, तो फिर सेक्शन 194A इज एप्लीकेबल। उतना भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं है, बस इतना से समझ के रखो कि कोई भी पर्सन जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है उसी के सिचुएशन में ये टीडीएस का जो रूल है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, वो रेसिडेंट होना चाहिए। अच्छा, रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट यहाँ पे कौन है? बोला जा रहा है रेसिडेंट पर्सन, ठीक है। वापस ये रेसिडेंट पर्सन जो है इसका काफ़ी गहरा मीनिंग है। मतलब ऐसा कोई आदमी अगर जो अब्रॉड में रहता है, जो बाहर का रेसिडेंट है, बाहर का सिटीज़न है, उस सिचुएशन में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नहीं होगा, वही तो मैंने बोला। एनआरआई क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब क्या हो गया? तो वो तो नॉन रेसिडेंट हो गया ना, तो उसके लिए तो अप्लाई नहीं हो सकता वो। एनआरआई के लिए रूल डिफरेंट होता है, उस सिचुएशन में डिफरेंट रेट में टीडीएस कटेगा, डिफरेंट सिचुएशन में टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस, ये क्या है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर है वो अप्लाई हो गया। अच्छा, रेट ऑफ टीडीएस क्या है? यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस होगा 10%, ठीक है। नो सरचार्ज एंड नो एडुकेशन सेस, ठीक है, ई सेस। नो सरचार्ज एंड नो एडुकेशन सेस।
यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं, जो सिचुएशंस को यहाँ पे ध्यान से हमें देखना है। TDS is not deductible. TDS is not deductible in the following cases. ठीक है, फॉलोइंग सिचुएशंस में TDS नहीं कटेगा। कब नहीं कटेगा? तो सबसे पहले एक सिचुएशन में आते हैं वेयर द अमाउंट ऑफ interest, where the amount of interest does not, where the amount of interest does not exceed, ठीक है, where the amount does not exceed what, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ मैं, ₹40,000, ठीक है, ₹40,000 पेमेंट कौन कर रहा है? फ्रॉम बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी हाँ, कोऑपरेटिव और पोस्ट ऑफिस। हम लोग पोस्ट ऑफिस में भी कुछ लोग पैसा रखते हैं ना, तो वो सिचुएशन में अगर तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, इफ़ इट इज़ नॉट एक्सीडिंग ₹40,000 इन द एंटायर ईयर, देन TDS इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। मैं वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ सिचुएशन बोला गया है जहाँ पे TDS काटने का ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बताया, ये एक्चुअली अलग अलग अमाउंट्स था। पिछले साल जो ये अमाउंट डिफरेंट था, April 1, 2019 से ये 50,000 हो गया है। और जिसको पैसा मिल रहा है, अगर वो सीनियर सिटीज़न है, ठीक है, 50,000 उसके लिए होगा। यही 40,000 50,000 होगा फॉर सीनियर सिटीज़न। अगर सीनियर सिटीज़न को ये अमाउंट मिल रहा है तो फिर लिमिट जो है वो 50,000 हो जाएगा। है क्या ये अमाउंट? ये अमाउंट है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस, ठीक है। बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से अगर पैसा मिलता है, ठीक है, तो फिर 40,000 और 50,000 इज द लिमिट। इफ interest is received from other than bank, cooperative और पोस्ट ऑफिस, तो फिर जो लिमिट है ना, देन द लिमिट इज ₹5,000। तो खाली 5,000 का ही लिमिट है। मतलब अगर 5,000 रुपया आप क्रॉस कर गए तो फिर TDS आपके इंटरेस्ट इनकम से कटेगा, ठीक है। अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से आपको पैसा नहीं मिला, कहीं और से मिला, तो फिर 5,000 रुपया आपका कटेगा। 5,000 रुपया से ज़्यादा अगर आपको मिलता है इंटरेस्ट तो फिर TDS कटेगा। एंड in other cases, मतलब in normal cases where the amount is received by from bank, from cooperative society, cooperative bank और post office, then the limit is 40,000। अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट 38,000 है तो फिर TDS नहीं कटेगा। अगर आपका इंटरेस्ट 45,000 है तो फिर 45,000 इंटू 10%, 4,500 रुपया का आपका बैंक के इंटरेस्ट से पैसा कट जाएगा एंड यू विल रिसीव ओनली 39,500 रुपीज़ एज योर नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट, ठीक है। ये था, मैंने ए सिचुएशन बताया कि ए में ये लिमिट दिया हुआ है आपको। हाँ, याद रखना है, ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिमिट भूल जाओगे तो पूरा सेक्शन पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अच्छा,
where interest is paid, where interest is paid टू एनी बैंक, अगर किसी बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है तो, ठीक है, एनी बैंक, अगेन कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल कोऑपरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, LIC, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और डिटेल में नहीं जाता हूँ मैं। तो अगर देखो हम लोग सब लोग पैसा रखते हैं कहीं ना कहीं, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, दे ऑल्सो कीप देयर मनी इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। सो इन सिचुएशंस व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस आर रिसीविंग एनी इंटरेस्ट, देन TDS इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। तो हम लोग को अगर इंटरेस्ट मिलता है तो फिर TDS कटेगा, प्रोवाइडेड द लिमिट इज क्रॉसिंग। If these banks are receiving any interest, then nothing is to be deducted, कुछ नहीं डिडक्ट होगा ये बैंक्स को अगर इंटरेस्ट मिलता है तो। सी में हम लोग आते हैं, इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर्स, ठीक है। इंटरेस्ट अगर फर्म पेमेंट करता है अपने पार्टनर्स को तो भी नहीं पेमेंट होगा, तो भी नहीं TDS कटेगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर्स, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करता है तो भी TDS नहीं काटना होगा। Interest is paid under schemes of पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का बहुत सारा अलग अलग स्कीम होता है, टाइम डिपॉजिट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है, ठीक है, मंथली इनकम अकाउंट होता है, ठीक है, अकाउंट, किसान विकास पत्र होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इंदिरा विकास पत्र है। तो ये सारे सिचुएशन में ये सारे जो हैं ये पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे टाइम डिपॉजिट, ये टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, हाँ। उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट, अगर आप रिकरिंग, ये सारे अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में खोल के रखे हैं, ये आप पोस्ट ऑफिस में खोल के रखे हैं एंड यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अच्छा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको NSC कहते हैं, हाँ, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ये NSC, ठीक है। उसके बाद आपका किसान विकास पत्र, किसानों के लिए बनाया गया था ये। सो किसान विकास पत्र से भी अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी आपको TDS नहीं कटेगा, ठीक है।
उसके बाद इंद्र विकास पत्र, इंदिरा इंदिरा विकास पत्र, ठीक है। सो ये सारे सिचुएशन में जो है इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा। और भी बहुत सारे सिचुएशन हैं, मैं जो है एक दो सिचुएशन यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सारा अगर बताने जाऊँगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। फिर भी मैं मुंह से ऐसे बता देता हूँ कि वेयर इंटरेस्ट इज पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट विथ प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ठीक है। सो ये बस ऐसे ही याद रखते हैं कि एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ठीक है। वहाँ से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो भी आपको टीडीएस कटाने का दरकार नहीं है, टीडीएस नहीं कटेगा ना। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसे कंपनसेशन अवार्ड मिला बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल, इफ द अमाउंट ऑफ पेमेंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट डज नॉट एक्सीड ₹50,000 तो भी टीडीएस नहीं करेगा, ठीक है। मैं वापस बोलता हूँ कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, मोटर एक्सीडेंट, ठीक है, अगर मोटर एक्सीडेंट होता है, मोटर एक्सीडेंट अगर होता है, ठीक है, मोटर एक्सीडेंट के वजह से अगर कोई भी कॉम्पनसेशन अवार्ड मिलता है, ठीक है, कॉम्पनसेशन अवार्ड अगर मिला तो फिर एंड इफ ये जो अवार्ड है ये लेस देन ₹50,000 है, 50,000 से कम है, 50,000 से कम है, तो फिर नो टीडीएस। चलो और भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, वो जैसे मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इनकम पेड और पेबल बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, ठीक है, फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी इन रिलेशन टू जीरो कूपन बॉन्ड इशूड ऑन और आफ्टर June 1, 2005, मतलब कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड है उससे अगर कभी भी ये अमाउंट अगर मिले, इंटरेस्ट मिले, तो फिर वहाँ पे भी हमें टीडीएस कटवाने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सेक्शन 194 बी, सेक्शन 194 बी क्या है ये? TDS from winning from lottery, game show और क्रॉस वर्ड पजल्स, ठीक है, फ्रॉम क्रॉस वर्ड पजल्स। अगर आपको ऐसे सिचुएशन में पैसे मिलते हैं तो फिर टीडीएस अंडर सेक्शन 194 बी कटेगा, ठीक है। मैं वापस बताता हूँ, सेक्शन 194 बी इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी पर्सन, एप्लीकेबल टू एनी पर्सन, एनी एसएससी जिसको कोई भी विनिंग हो रहा है लॉटरी से, गेम शो से, पजल्स से, ठीक है। सो अभी कौन बनेगा करोड़पति का शो भी चल रहा है, तो इफ़ all the people, all the individual people who are earning prize money from the game show,
दे आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट दी एप्लीकेबल रेट्स में मैं बताऊंगा अंडर सेक्शन 194B। तो मतलब उन लोग को जब भी पैसा हाथ में मिल रहा है ना, पैसा जब हाथ में मिल रहा है तो सेक्शन 194B के हिसाब से कट के मिल रहा है। ठीक है, तो वापस शुरू करते हैं। यहाँ पे पेयर कौन है, वापस पेयर ऑफ टीडीएस कौन है, पेयर ऑफ टीडीएस यहाँ पे कौन है? सो पर्सन पेइंग winnings from lottery गेम शो एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब लॉटरी कंपनीज होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट लॉटरी कंपनीज, जो लोग लॉटरी का प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट करेंगे टीडीएस का पैसा। अगर आप गेम शो चला रहे हैं, गेम शो में जो भी प्राइस जीता तो फिर वो गेम शो पेमेंट करेगा टीडीएस का पैसा। ठीक है, वो प्राइज मनी भी पेमेंट करेंगे और टीडीएस भी पेमेंट करेंगे। उनको अपने पॉकेट से नहीं देना है, वो प्राइज मनी से ही टीडीएस को डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट करके वही पैसा वो जमा करेंगे। रेसिपिएंट कौन होगा यहाँ पे? हु इज गोइंग टू रिसीव? जो भी पर्सन है जो वहाँ पे गेम खेल रहा है, जो लॉटरी खरीद रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रेसिपिएंट के बारे में लिखूँ, रेसिपिएंट कौन होगा? कोई भी हो सकता है यहाँ पे, एनी पर्सन, एनी पर्सन। हमको थोड़ी ना पता है कि गेम शो में आज कौन खेलने आएगा, हॉट सीट पे कौन बैठेगा। ठीक है, देर आर न्यूमरस पीपल हु आर अप्लाइंग टू प्ले ऑन दी हॉट सीट। ठीक है, जो सिलेक्ट होगा वो पे करेगा, है ना, अगर वो कोई पैसा रिसीव करता है तो। लिमिट क्या है यहाँ पे? लिमिट, लिमिट मतलब कौन सा अमाउंट है जिसको क्रॉस करें तो टीडीएस का सिचुएशन खड़ा होगा। सो इफ द अमाउंट, if the amount of payment, if the amount of payment is rupees 10,000 or less, the amount of payment is rupees 10,000 or less, then 10,000 or less than rupees 10,000। ठीक है, सो ये लिमिट है। ठीक है, ये लिमिट है। ऐसा सिचुएशन में टीडीएस नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है 10,000 या उससे कम होना चाहिए। पिछले वाला सेक्शन में हम लोगों ने लिमिट जो देखा था दैट वाज 40,000 रुपीज़, फॉर सीनियर सिटीजन इट वाज 50,000 रुपीज़, एनी अदर केसेस इट वाज 5,000 रुपीज़। ये सेक्शन 194B है, वो था सेक्शन 194A। तो यहाँ पे अलग अलग लिमिट्स हैं, याद रखना डिफ़िकल्ट है। अच्छा से लर्न करना है, अच्छा से समझना है, समझने से ही ये लर्न हो जाता है, समझने से ही ये लर्न हो जाता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस क्या है? रेट ऑफ टीडीएस यहाँ पे है 30% फ्लैट। बहुत हाई रेट ऑफ इनकम, हाँ, बहुत हाई रेट ऑफ टैक्स रेट है यहाँ पे। हाँ, तो रेट ऑफ टीडीएस यहाँ पे 30% का होगा। सो 30% का होगा। इसमें भी याद रखना है सरचार्ज जो है नहीं है, एंड एडुकेशन सेस भी नहीं ऐड होगा। मैं हर सेक्शन में बता रहा हूँ कि इज़ इट पॉसिबल कि लोअर रेट ऑफ टीडीएस या फिर टीडीएस नहीं दे सके, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है? तो यहाँ पे जो है हो ही नहीं सकता। अगर आपका प्राइस मनी 10,000 रुपये या उससे एक्सीड कर रहा है, इन दैट केस योर इनकम, योर प्राइज मनी विल बी रिसीव्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। ठीक है, सो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोअर रेट नॉट पॉसिबल। ठीक है, लोअर रेट पॉसिबल नहीं है, लोअर रेट पॉसिबल नहीं है।
मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेता हूँ विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 194B। ठीक है, कैश एंड काइंड प्राइज बाय वे ऑफ कैश एंड काइंड। अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो प्राइज मनी है वो कैश और काइंड दोनों में मिल रहा है, कैश और काइंड दोनों में मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है TDS विल बी कंप्यूटेड। पहले तो TDS को आप कंप्यूट करो, किस पे कंप्यूट करोगे? ऑन कैश वैल्यू प्लस काइंड वैल्यू। ठीक है, ये आपका आ जाएगा टोटल वैल्यू। सिंपल सा बात बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको सपोज कैश मिला 2 lakhs, ठीक है, काइंड मिला आपको से 3 lakhs। ठीक है, कैश ये आपको नगद मिल गया और ये 3 लाख का सपोज आपको कोई एसेट मिल गया, तो टोटल 5 लाख हुआ, टोटल 5 लाख हुआ। तो ये 5 लाख में TDS अप्लाई होगा एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, सो 5 3 1,50,000 जो है वो आपका कैश से घटेगा। सो TDS विल बी पेड आउट ऑफ कैश ऑन दी टोटल वैल्यू। मतलब वापस बताता हूँ मैं, यहाँ पे कैश प्राइस जो मिला वो प्लस काइंड में जो प्राइस मिला वो दोनों को जोड़ना है। जो भी टोटल अमाउंट मिला वो टोटल अमाउंट पे TDS कटेगा, लेकिन जब TDS कटेगा वो कैश से कटेगा। TDS जो कटेगा वो कैश से कटेगा। अभी दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा बहुत सारा सिचुएशन है जहाँ पे काइंड जो है जहाँ पे प्राइज इन काइंड मिला खाली। ठीक है, प्राइज इन काइंड मिला खाली, तो फिर द पेयर ऑफ प्राइज will make sure that before distribution TDS is credited, TDS is deposited with government। ठीक है, सरकार को आप TDS पेमेंट करें वो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर आप किसी को एक गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, सपोज़ आपने कोई लकी ड्रॉ जीता। ठीक है, एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे दूँ कि आपने एक लकी ड्रॉ जीता। ठीक है, पूजा में आप कहीं घूमने गए, वहाँ पे एक 50 रुपये में स्लिप मिल रहा था, वो लॉटरी का टिकट आपने जमा किया कहीं पे और आपको लकी ड्रॉ मिल गया एक कार। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कार इज से 9 लाख रुपीज़। ठीक है, ये फुल्ली काइंड में है। तो ऐसा सिचुएशन में जो पेयर है ना, जो पे कर रहा है, वो 9 लाख के वैल्यू पे TDS पहले जमा करेगा। ठीक है, 9 लाख रुपए में TDS पहले जमा करेगा, जमा करने के बाद ही वो जो प्राइस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में। सेक्शन 194BB। TDS
फ्रॉम winnings from हॉर्स रेसेस। ठीक है, अगर आप हॉर्स रेस कर रहे हैं, हॉर्स रेस करवा रहे हैं और उसमें अगर आप सट्टा लगाते हैं, बैटिंग करते हैं, एंड इफ़ यू आर विनिंग एनीथिंग, देन सेक्शन 194 बी इज़ एप्लीकेबल। ठीक है, सो वापस मैं यहाँ पे वापस बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका पेयर ऑफ टीडीएस कौन है, कौन आपका टीडीएस पेमेंट कर रहा है। ठीक है, सो एनी पर्सन पेइंग winnings from race horses। ठीक है, रेस हॉर्सेस। अच्छा, अब यहाँ पे रेस हॉर्स तो कोई भी सट्टा लगा सकता है, तो रेसिपिएंट यहाँ पे एनी पर्सन होगा। ठीक है, एनी पर्सन होगा। टीडीएस कटेगा कब, टीडीएस का यहाँ पे टाइम क्या होगा, इसके पहले वाले सिचुएशन में भी टीडीएस का टाइम क्या होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। रिमेंबर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट 194 बी में भी, 194 बी में भी और 194 बी में भी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्यों बोलो तो ऐसा है, टाइम ऑफ पेमेंट, क्योंकि बहुत टाइम पे लॉटरी तो लोग जीत जाते हैं, लॉटरी डिसाइड भी हो जाता है किसको मिलने वाला है, बट एट द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉटरी, लॉटरी हाथ में नहीं आता, लॉटरी का पैसा हाथ में ही नहीं आता। ठीक है, वो बहुत साल लग जाता है। तो अगर कोई बोला जाए कि एट द टाइम ऑफ विनिंग ऑफ द लॉटरी अगर टीडीएस कटेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो वो लॉटरी फर्स्ट टाइम लाइफ में जीता है ना, तो मेरे पास मैं टीडीएस भरूंगा कहाँ से। सो टीडीएस यहाँ पे तभी कटेगा जब पेमेंट होगा लॉटरी का, जो प्राइज मनी है वो। तो यहाँ पे ओनिंग, यहाँ पे रेस हॉर्स के बारे में बात करें तो रेस हॉर्स में भी वही है। ठीक है, जब आप रेस हॉर्स हॉर्स रेसिंग जीतेंगे तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली। अच्छा, वापस यहाँ पर भी एक लिमिट के बारे में बताया गया है। क्या है लिमिट, लिमिट है यहाँ पे ₹10,000 और लेस, मतलब अगर आपका 10,000 या उससे कम का हॉर्स रेसिंग से विनिंग है, तो फिर आपको टीडीएस नहीं पेमेंट करना है। ठीक है, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अगर उससे ज़्यादा है 10,000 से, तो फिर रेट ऑफ टीडीएस जो है वो आपका 30% होगा, जैसे हम लोगों ने सेक्शन 194 बी में देखा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम रूल है, नो सरचार्ज एंड नो सेस। ठीक है, नो एडुकेशन सेस। क्या लोअर रेट पॉसिबल है, यहाँ पे लोअर रेट अगर अप्लाई करना चाहे कोई, तो हम लोग बोलेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बोलेंगे नॉट पॉसिबल। बस हम लोग यहीं तक देखेंगे आज। ठीक है, यहीं तक देखेंगे, 6 o'clock से आई हैव अ डिफरेंट क्लास। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने आज क्या क्या सेक्शन देखा, मैं वापस से एक बार बताता हूँ। वी लर्नड, हम लोगों ने देखा सेक्शन 192, ये सैलरी के लिए एप्लीकेबल है, याद रखना है। 192A हम लोगों ने देखा, ये आपका प्रोविडेंट फंड जो है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है उसके लिए एप्लीकेबल है। 193 हम लोगों ने देखा, ये है आपका इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन सिक्योरिटीज़। ठीक है, 194 हम लोगों ने देखा, 194 हम लोगों ने देखा डिविडेंड्स। ठीक है, देन 194
ए देखा इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज 194 बी देखा लॉटरी पजल गेम शोज। ठीक है, अच्छा 194 बी बी देखा हॉर्स रेसिंग। काफ़ी सारे सेक्शंस हम लोगों ने देखा, हम लोग को ये याद रखना है ये सारे सेक्शंस। ठीक है, सेक्शंस याद रखना है और सेक्शन के साथ रेट भी याद रखना है। तो अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे वापस एक बार रिवाइज़ करा दूँ तो सैलरी जो था इस पे टीडीएस कटता है स्लैब रेट पे। ठीक है, ईपीएफ पे 10% का रेट है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इसमें भी 10% का रेट है। डिविडेंड इसमें भी 10% का रेट है। ठीक है, टीडीएस का रेट 10%। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ इसमें भी 10% है। ठीक है, लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स 30% एंड हॉर्स रेसिंग 30%। अच्छा, क्या लिमिट है? लिमिट किस किस केसेस में है, किस किस सिचुएशन में है? अगर लिमिट के बारे में बात करें हम लोग तो लिमिट किस किस सिचुएशन में है, कितना कितना है? तो सैलरी जो है यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर बेसिक एग्जेम्पशन से कम होता है तो ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन मतलब अगर किसी का इनकम 2.5 लाख से कम है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, अगर किसी का 2.5 लाख से कम है तो नहीं कटेगा। इन केस ऑफ ईपीएफ लिमिट नहीं है। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ क्या लिमिट है? हम लोगों ने देखा था क्या लिमिट है। तो यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी अमाउंट मिले उस पर आपका टैक्स ज़रूर कटेगा। ठीक है, डिविडेंड में भी लिमिट नहीं है, डिविडेंड में भी लिमिट नहीं है। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ में हम लोगों ने देखा 40,000 रुपीज़ का लिमिट है। ठीक है, 40,000 है अगर कोऑपरेटिव बैंक बैंक या पोस्ट ऑफिस से अगर पैसा मिलता है तो। अगर ये है फॉर नॉर्मल पीपल और सीनियर सिटीज़न के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए। ठीक है, सीनियर सिटीज़न के लिए 50,000 और अदर्स के लिए मैंने बोला था अदर्स के लिए 5,000। मतलब अगर बैंक पोस्ट ऑफिस और ये कोऑपरेटिव बैंक से पैसे अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर 5,000। लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल के लिए द लिमिट वॉज 10,000 रुपीज़ एंड इन केस ऑफ हॉर्स रेसिंग अगेन द लिमिट वॉज 10,000 रुपीज़। ठीक है, दैट्स इट।